हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं, अच्छे हैं। मैं अनवर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। यदि आपने अभी तक पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। उससे पहले जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आपको सभी क्लास का पीडीएफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतने ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, एक बेलन है, ठीक है। और इसको पिघलाकर हमको बनाना क्या है? शंकु, ठीक है। तो बेलन का आयतन को पिघलाकर बनाना है शंकु, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन, ठीक है। इसका बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बोल रहा है आधार की त्रिज्या समान है, ठीक है। यानी जितना त्रिज्या बेलन का है, शंकु का भी त्रिज्या उतना ही है, ठीक है। तो आर से आर कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। और बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? एच कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 बराबर 1/3 और एच हमको निकालना है, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, एक आयत है, इसे एक आयत बना लेते हैं। आयत जिसका लंबाई है कितना? 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त है, एक अंदर ऐसे सबसे बड़ा वृत्त जो इसमें खींचा जा सकता है। तो इतना बड़ा वृत्त इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वृत्त हो गया इस आयत के अंदर, ठीक है। और इसका त्रिज्या अब क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका ये चौड़ाई का आधा, ठीक है। क्योंकि ये चौड़ाई हो गया इसका पूरा व्यास, ठीक है। ये व्यास हो गया इसका चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है? 14। तो व्यास डी बराबर हो जाएगा 14। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2 यानी 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है। वह धनराशि कितनी है? ठीक है। एसआई हमको दिया है कितना? 900 रुपया। और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 954, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 54 रुपया का, ठीक है। अंतर हो गया 254 रुपया का, ठीक है। हमको निकालना क्या है? धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना समय बटे रेट गुना ब्याज गुना 100 बटे रेट गुना समय, ठीक है।
ब्याज गुना 100 बटे रेट गुना समय। ठीक है, तो हमको रेट निकालना है क्योंकि यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ 2 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज 900 रुपया, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 450 रुपया। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 450 पर कितना ब्याज मिला होगा, 450 पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना ब्याज मिला होगा, 54 रुपया। ठीक है, 54 रुपया। 54 रुपया कैसे 54 रुपया मिला, देख लीजिए। 900 रुपया साधारण ब्याज है, यानी कि 1 साल का 450 रुपया साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, यानी कि इसमें 954 में 450 रुपया 450 रुपया पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो बचा कितना, 40504 504 बचा ये दूसरे वर्ष में ये ब्याज है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 504 रुपया ब्याज मिला। ठीक है, 504 में से 450 मूलधन पर ब्याज है, 450 रुपया मूलधन पर ब्याज है, और 54 रुपया जो है ब्याज के ऊपर ब्याज है। ठीक है, तो हम लोग रेट निकाल लेते हैं। रेट बराबर हो जाएगा 54 बटे 450 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ कर दीजिए 9 छकी 54, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, यानी कि 12% रेट निकल गया। ठीक है, 12% हमारा रेट निकल गया। तो यहाँ बैठा दीजिए, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 साल का 450 रुपया गुना 100 बटे आर कितना निकला 12% गुना समय कितना है 1 साल। ठीक है, इसको काट दीजिए 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 3 से 450 को 150 बार में। ठीक है, यानी कितना हो गया 150 गुना 25 कितना हो जाएगा 150 गुना 25 3750 रुपया। ठीक है, 3750 रुपया क्या निकला हमारा मूलधन निकला। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ हुआ तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। ठीक है, चावल का मात्रा बेचा 8% लाभ पर और कुछ मात्रा बेचा है 18% के लाभ पर। ठीक है, और औसत उसको कितना लाभ हुआ है, सभी पर 14%। ठीक है, बीच में लेते हैं औसत। ठीक है, चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 और यहाँ आएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ आएगा, इसको काट दीजिए 2:3। ठीक है, यानी कि 1000 किलोग्राम चावल को किस अनुपात में बेचे हैं, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, यानी टोटल 5 अनुपात का मान कितना है 1000 kg। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा है। तो 8% के लाभ पर कितना अनुपात बेचा है 2 अनुपात और 18% के लाभ पर 3 अनुपात। ठीक है, तो 2 का मान हमको निकालना है। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि 1 अनुपात का मान आ गया 200 kg, तो 2 अनुपात का क्या हो जाएगा 400 kg। ठीक है, यानी कि 8% लाभ पर उसने 400 किलोग्राम चावल बेचा है। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या है। ठीक है, धारा की चाल का अनुपात और शांत जल में नाव का चाल का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है x - y, यानी कि नाव के चाल से धारा के चाल को घटा देते हैं जब धारा की विपरीत दिशा में नाव जाता है। तो ठीक है, तो इसका समय कितना दिया हुआ है, x - y का समय दिया हुआ है कितना 8 घंटा 48 मिनट को हम लोग 8 पूर्णांक 48/60 यानी कि
12 चौकी 48, 12 पचे 60, यानी कि ये हो जाएगा 44/5। ठीक है, ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में समय। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में इसको इतना समय लगा और धारा की दिशा में कितना समय लगा, यानी x + y कितना समय लगा, 4 घंटा। ठीक है, ये 4 घंटा लगा और यहाँ 44/5 घंटा लगा। ठीक है, ये हो गया समय हो गया इतना। देखिए इसको हम लोग x - y को अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम भी कहते हैं, अप स्ट्रीम, और इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम हमको दिया है, dn दिया हुआ है कितना, 4 घंटा समय। ठीक है, यानी कि जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो कितना समय लगता है, 4 घंटा का, और अप स्ट्रीम में यानी धारा की विपरीत दिशा में जब नाव जाती है तो कितना समय लगता है, 44/5 घंटा। ठीक है, ये हो गया उसका समय। तो चाल क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 44/5 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 44/5 और 4। ठीक है, तो शांत जल में नाव का चाल यानी दोनों का चालों का योग। शांत जल में नाव का चाल क्या होता है, शांत जल में नाव का चाल कैसे निकालते हैं, नाव का चाल कैसे निकालते हैं, दोनों चालों का योग बटे 2। ठीक है, यानी 44/5 + 4 और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, बटे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 44 + 20/10। ठीक है, कितना हो गया, 64/20। ठीक है, ये हो गया शांत जल में नाव के चाल। तो धारा का चाल क्या होता है, धारा का चाल होता है दोनों चालों का अंतर। ठीक है, यानी 44/5 - 4, दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा, बटे 2 होता है। ठीक है, 44 - 20/10। ठीक है, यहाँ 10 है, 20/10, 20/10, यहाँ हो जाएगा कितना, 44 में से 24/10। ठीक है, इसका हमको अनुपात निकालना है। शांत जल में नाव का चाल कितना हो गया, 64/10, और यहाँ कितना हो गया, 24/10। ठीक है, 10 से 10 काट दीजिए, 8 × 64, 8 × 24, यानी कि 8:3 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में कितना बोल रहा है कि कोई समय लगता है। तो जब रेलगाड़ी खंबा को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 240 मीटर, यानी कि जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगी। ठीक है, खंबे को पार करेगी कोई रेलगाड़ी तो वो क्या दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी अपनी खुद की लंबाई। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया उसको खंबे को पार करने में जो दूरी तय किया, ये हो गया 240 मीटर। उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी दूरी यानी 240 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इससे दुगुना यानी कि 480 मीटर। ठीक है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी लंबाई तय करेगी, 240 प्लस 480 यानी कि 720 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा उसको प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। ठीक है, और समय के बारे में दिया है कि पहले जो समय लगा है उससे 40 सेकंड अधिक लगा है, यानी इसको पार करने में जितना समय लगा है इसको पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगा है। ठीक है, यानी कि 720 - 240। ठीक है, ये हो गया
लंबाई यानी कि दूरी में अंतर। ठीक है, कितना अंतर आ गया? 480 मीटर का अंतर, और इसको पार करने में उसको 40 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या है? 480 बटे समय कितना दिया हुआ है? 40 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि चाल हो गया। ठीक है, चाल हो गया हमारा 12 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए cos 45 डिग्री बराबर बी sec 60 डिग्री है तो ए का पावर 6 बटे बी का पावर 6 बराबर क्या होगा? ठीक है, ए cos 45 डिग्री बराबर बी sec कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक है, 1/√2, और इधर b sec 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2। ठीक है, यानी a बटे b कर दे इधर, तो ये जाके उधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2√2/1। ठीक है, 2√2/1। चलिए आगे बोला a का पावर 6, यानी इसका हम लोग को पावर 6 करना है, तो दोनों तरफ 6 करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा a का पावर 6 बटे b का पावर 6। ठीक है, बराबर इसका 6 करेंगे तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, गुना √2 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, बटे 1। यहाँ हो जाएगा 8 का पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 8 का पावर 2, यानी कि 8 का पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 8 का पावर 3 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 7 है तो x³ + y³ + 21xy बराबर क्या होगा? ठीक है, x + y बराबर 7 दिया हुआ है, और क्यूब का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। ठीक है, a + b का होल क्यूब, तो क्या होता है? a³ यानी x³ + b³ यानी कि y³ a³ + b³ + 3ab 3xy इंटू a + b यानी x + y। ठीक है, बराबर 7 का क्यूब। ठीक है, x³ + y³ + 3xy, और x + y का मान कितना हुआ? दिया हुआ है 7। ठीक है, तो यहाँ 7 से गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब, x³ + y³ + यहाँ हो जाएगा 21xy। ठीक है, इसी का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन में दिया है x³ + y³ + 21xy। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, 343, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी इतना बराबर हो गया 343, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, दो त्रिभुज है, कौन सा? ABC पहला, और दूसरा DEF। ठीक है, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, और EF बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पहला त्रिभुज ABC यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात DEF के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजा कौन सा है? BC यानी 4 बटे
EF यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा त्रिभुज ABC का दिया हुआ है 144 बटे त्रिभुज DEF का निकालना है। यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 7 गुना 7 49, ठीक है। 16 से 144 कटेगा 9 बार में, तो त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा 49 गुना 9, ठीक है। 49 गुना 9 कितना हो जाएगा 81 और 36 और 8 44, ठीक है। यानी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या के 150% का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक संख्या का 1/3 यानी x का 1/3 और दूसरी संख्या का 150% यानी y का 150% का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ काट दीजिए 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, ऊपर आया x y, नीचे आया 2, ठीक है। ये इसका गुणनफल हो गया। बोला है दी गई संख्या, कौन सी संख्या दी गई है x और y, ठीक है। तो x और y बोला है इसका गुणनफल का, तो x और y का गुना कर दिए, इसका गुणनफल x y हो गया। इसका बोला है x y बटे 2 कितना % है, ठीक है। तो गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो x y बटे 2 x y गुना 100, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इससे 50 बार में, यानी कि 50% निकल गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर B में। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इस क्लास के PDF के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।